Welcome back, viewers. You're watching News X with me, Kriti Mehta. We'll start with the top developments. All right, before we cut across to news from Iran, Prime Minister Modi is addressing the Rajya Sabha. Let's go hear that. और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें
700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है
कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।
आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।
इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 23rd of March 2026, adopted the following motion No, in regard after to... the statement, let him come. Let him come. In regard to Corporate Laws Amendment Bill 2026, that the bill further to amend the Limited Liability Partnership Act 2008 and the Companies Act 2013 be referred to a joint committee of the Houses consisting of 21 members of this House to be nominated by the Honorable Speaker Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha to be nominated by Honorable Chairman Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be as near as may be 1/3 of the total number of members of the joint committee. That the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of monsoon session 2026. That in other respect, All right, viewers, Prime Minister Modi there addressing the Rajya Sabha on the West Asia conflict, raising several key points and saying the government is making all efforts to ensure that Indians can stride through the crisis. Meanwhile, some breaking news coming in now. According to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, two Indian LPG carriers, Jug Vasant and Pine Gas, carrying 92,612.59 metric ton of LPG, have transited through the Strait of Hormuz. The vessels have 33 and 27 Indian seafarers on board, respectively. These vessels are destined for India and are likely to reach ports between the 26th and 28th of March. Let's go across to Shruti Dasgupta, Foreign Affairs expert, with us in the discussion here. Shruti, Prime Minister Modi has today addressed the Rajya Sabha, essentially the same pointers that he made in Lok Sabha yesterday. Prime Minister, of course, has narrated several efforts that the government has made for India to remain insulated from the ramifications of the conflict. But talk to us about what challenges still persist that India needs to tackle. Well, greetings to you and your viewers. The Prime Minister said that they have enough stockpiles so that there should not be panic. Panic buyers are discouraged by the message that he sent across both the Houses of Parliament. Beyond that, India needs to tackle first the narrative warfare that is being fought on all the social media platforms, the misinformation. I believe we are having to come out and clarify whether the sizing of LPG cylinders has been decreased from 14 kgs to 10 kgs. So such kind of narrative warfare is something that the government and the people both need to counter on first foot, and rather than panicking and finding themselves in a situation which would not be desirable for themselves as well as for the nation. So this is a calamity for the whole of the entire world. It is not just a war that is being fought in West Asia. Its ramifications, as I've been a doomsday soothsayer for many episodes with you and the others, is going to impact the entire global economy as such. So there is going to be a fallback, whether you are a direct participant in this war or not, whether your own cities were bombarded or not. There is going to be a push that you're going to feel, a pinch you're going to feel in your economy. In such a situation, narrative warfare is something that India should be fighting on the front foot, whether it is related to disturbances being caused by misinformation that India is participating in the war that would probably hurt the sentiments of its Shia community, whether then there are other narratives coming forth that India is letting USA use its airfields. These kind of misinformations regarding military, misinformation regarding availability of LPG, misinformation regarding the prices of petrol and diesel. This is the foremost concern for any Indian right now, because this will lead to panic. Panic in the market will lead to scarcity and
artificial rise in prices, black marketing, hoarding, and all of those other issues that will create a sense of scarcity in the nation when it is fully equipped to deal with All the right, current Shruti, problem. hold your thoughts there and continue staying on with me, please. I'm also now joined in by Ms. Joyita Basu, editor of the Sunday Guardian, with us in the conversation. Thanks very much for joining us, Ms. Basu. Prime Minister has now addressed the Rajya Sabha, talking to the citizens about India's preparedness for the conflict. What do you say are the key takeaways from the Prime Minister's address? Well, he has spoken about it even in the Lok Sabha as well. And the thing is that key takeaway is that, you see, these are difficult times, and whatever is happening, in fact, he has been constantly comparing this with situation with COVID. The very fact that he is doing that, it shows I would say, the seriousness of the situation, the kind of disruption that has taken place. And when you're talking about disruption, it is basically we are looking at huge, major fuel disruption. The thing is that, okay, we are managing, but even in a country like India, which is so dependent on, say, for example, gas that is coming from Qatar and Hormuz is our lifeline for that. Even for us, things are kind of, gas is being rationed and all that. So as a result of it, the situation on the ground is something that we should be worried about. We never really thought about it, but the thing is that, of course, this is a matter of immense, and apart from that, this is not just a matter of concern. Think in terms of where the Prime Minister talks about the people in the Gulf. There are countries in the Gulf where 33% of the population, say for example in UAE, they are all Indians. You see, two things that might get affected. Number one, the remittances that come to this country. Yes. And the thing is that the other thing is that their own safety. All right. And so I think we should be really concerned about it. Yes. Now, Prime Minister Modi as well in his address today raised concerns over the loss of Indians in this conflict and those who've gone missing. What more efforts can be made at this point in time to bring back Indians who are still stranded there, even though 3.5 lakh have already been successfully evacuated? There are still some who need to be brought back. I mean, how do you bring back 9 or 10 million or much more than people? That is the kind of numbers we are looking at. I mean, you cannot bring, these are people who are settled there. All of us know people who are settled in Dubai and places like, in the Gulf area. I mean, how do you bring them back? It's not easy. So I would say you cannot think in terms of bringing people back. So it would be, the thing is that, you see, they have to be there, they have to stay there, and we have to ensure, how can we also, for that matter, ensure? The thing is that the governments there will have to ensure they are, that nothing nothing wayward happens to them. You can't bring back 10 million or, 33% of UAE or Dubai's population to India, can you? It is a logistical nightmare. It can never happen like that. All right, sure. Okay, stay on with me, Ms. Basu. I also want to take a question with Shruti, who's also with us in the discussion here. Shruti, Prime Minister Modi very importantly apprised the countrymen that that India essentially is in talks with all the countries in the Gulf and with Israel and the United States, and is pushing for a peaceful resolution to the conflict. What greater role do you see for India as a peacemaker? Neutral grounds for all players in this, at least direct players in this war, to be able to sit down and have a conversation. So, like other nations have hosted heads of state, I think India could be a place where these heads of state can put away their differences, sit down on a table and define what would lead to a perpetual peace in the West of Asia. Whether India should directly be involved in negotiating that peace or not, I'm a little skeptical on that note, because the track record of USA and Israel both after the 12-day war shows that they do continue bombarding Iran, and Iran exchanges fire right with them even after ceasefire is declared or a peace conversation is had. So for me, I would
prefer India stays out of it, because they generally do not keep their word. But we can definitely, as a nation who is in conversation with all the players, people who are directly impacted by the war, people who are actually warring, are in conversation with India and would probably feel safe on Indian soil, on Indian territory. So India can probably provide a platform for these people to come together and work out their differences without the presence of missiles. So I think that would be a good place for India to be. All right. But Ms. Basu, I want to take the follow-up question with you. Is it prudent for India to jump in without really being asked to negotiate? All right, we've lost the connection with Ms. Basu. Shruti, please do answer that. whether we've not been asked to negotiate, yes, true, but everybody is hoping for peace, and the loss is global. So EU has not been asked to negotiate peace, but they are also asking for peace to be there. If we provide options available to all the forces, maybe it will become an eventuality. So we should not probably force our situation and the world situation on the people who are warring. Their cause for war is completely different than our cause for peace. But it should not be forced on them. But if we keep providing them the off-ramp, keep providing them the opportunity, eventually they will take the olive branch that is extended rather than depend on missiles and military power to end. Mic पे नहीं लग रहा. Am I audible? Sorry for the interruption. Please do go on. Sorry. Yeah. So as I was saying, providing an off-ramp on the get-go is always good, because you're always providing in this thing. We should not obviously go down with an assumption of what the kind of ideology that is driving this war on either sides. We do not live in those zones. We do not understand exactly what is the emotional, military, political drivers of these nations that are fighting it across the West Asia and impacting the global economy. But providing a platform to have iron out their differences, have a conversation, will always be welcome. And India is one of the key players that can actually do so without having put anybody feel lesser than on the table, where equality is most important. Shruti, thanks very much for joining us and speaking with us. We are now taking a very quick break. Viewers, stay tuned to NewsX. आजादी के अमृत काल में भारत के सपनों को पंख लगा रहा है नया उत्तर प्रदेश। यूपी का संकल्प $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत की जीडीपी में 9.1% का योगदान। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे। एक्सप्रेसवे प्रदेश, 7 चालू और 15 विकास के विभिन्न चरणों में एयरपोर्ट, 12 घरेलू, 4 अंतर्राष्ट्रीय संचालित, 1 अंतर्राष्ट्रीय सहित 8 निर्माणाधीन, धरातल पर 15 लाख करोड़ के निवेश। डिफेंस कॉरिडोर से गरजती ताकत और जेवर से उड़ान भरती आकांक्षाएं, आज यूपी देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाकर हमने निवेश का नया इतिहास रचा है। डबल इंजन सरकार, डबल रफ्तार, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर युवा, आधुनिक आधारभूत ढांचा, विकसित भारत का इंजन हमारा उत्तर प्रदेश। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी
और पसंद करेगी। Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on News X. In the middle of a volatile West Asia crisis, Prime Minister Modi has laid out India's strategy. Calm, calculated and firmly focused on protecting national interests. With nearly 1 crore Indians living in the region, the government has moved into action mode. Evacuations 24/7, helplines and over 1,000 citizens safely brought back from Iran. At the same time, all eyes are on the critical Strait of Hormuz, a lifeline for India's oil and gas, where even a minor disruption could impact the economy. But the pitch is preparedness, stronger fuel reserves, diversified imports, renewable expansion and tight monitoring of global supply chains. The message is clear. In uncertain times, India is staying alert, resilient and united. Listen in to the assurance given by the PM on 6 critical points. बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी
आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है।